आज हम मंजिल गुरुकुल में सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिटेल में परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, किस उद्देश्य के साथ की गई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो निर्णय है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस प्रकार से देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक कौन महत्वपूर्ण निर्णय को उन्होंने दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को संघीय अदालत के रूप में की गई। संघीय अदालत के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को की गई। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो न्याय है सर्वोच्च न्यायालय है, पहले क्या था संघीय अदालत के रूप में था, अभी वर्तमान में उन्हें सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। वो जो है 28 जनवरी 1959 को 28 जनवरी 1959 को इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो है जाने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वह है वर्णन है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है, यानी उससे लिया गया है। और इनका जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्म स्ततो जयः, यतो धर्म स्ततो जयः। इसका जो निर्वाचन है यानी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जिसमें जो निर्वाचन पद्धति है उसमें कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था मतलब एक न्यायाधीशों का पैनल होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पैनल होता है। वह पैनल जो है अपने में से जो सबसे वरिष्ठतम क्रम के अनुसार होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश करता है। जब इस सिफारिश को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल जाती है तब वह व्यक्ति जो वरिष्ठतम होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टोटल 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, अर्थात 1-33 बराबर 34 जो है न्यायाधीश जो है अभी कार्य कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्त है, उनमें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे पहले है कि उन्हें भारत की नागरिकता होना जरूरी है और हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। साथ ही साथ वह राष्ट्रपति की नजरों में विधि का एक बहुत अच्छा से ज्ञाता हो, विधि का जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल, जो न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल जो है अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक हो सकता है, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो शुरुआती है प्रारंभिक है मूलतः जो है 1-7 यानी कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ तो 1-7 एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश मिला के कुल 8 न्यायाधीश जो है उसमें कार्य कर रहे थे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश है। और प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में बात करें तो फातिमा बीवी जो है 1989 में जो प्रथम महिला न्यायाधीश है। अगर वर्तमान में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दलित और पहले बौद्ध न्यायाधीश श्री गवई जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.8 लाख रुपए प्लस जो है सुविधाएं मिलती है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए प्लस सुविधाएं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से लिया जाता है। आइए सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च कोर्ट होता है और उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, जिनमें मुख्य रूप से जो है मूल अधिकारिता पहला शक्ति है। दूसरे नंबर पर है रीट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है। तीसरा है अपीली अधिकार, यदि आपको सिविल कोर्ट से, तहसील न्यायालय से, जिला न्यायालय से या फिर हाई कोर्ट से जो आपके द्वारा दिए गए निर्णय हैं, आपके पक्ष में या विपक्ष में निर्णय है, अगर उससे आप असंतुष्ट हैं
तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। सलाहकारी, सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी शक्ति के रूप में है। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें अनेक विधेयक के संदर्भ में या किसी भी कानून के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह को राष्ट्रपति मानेगी या ना माने, उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय होता है, जो न्याय होता है, वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात वो स्वयं में एक जो है न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसके डिसीजन को अन्य न्यायालयों में जो है मान्य किया जाता है, उस पर जो है बहसबाजी नहीं की जाती। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिछले दिए गए किसी भी निर्णय पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं इसके अगले भाग में दूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है अनुच्छेद 32, जिन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो 5 प्रकार की रिट जारी करती जाती है, उसमें पहला है सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है जो है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। जो 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको पावर दी गई है, तो ये है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, एक तो है महाभियोग लगाकर और दूसरा है कदाचार, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रोसेस जो है सेम है। सबसे पहले मैं जाता हूँ महाभियोग के लिए। महाभियोग, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश जो है अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के 100 मेंबर के द्वारा और राज्यसभा के 50 मेंबर से हस्ताक्षर युक्त जो है एक आवेदन उस न्यायाधीश के विरुद्ध लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को सौंपा जाता है। अब यह आवेदन जब जो है सदन के सदस्य सौंपते हैं, तो आवेदन को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये लोकसभा अध्यक्ष के या फिर राज्यसभा में सभापति के ऊपर रहता है कि उसको स्वीकार करे या ना करे। अगर उस आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर सभापति हो, तो उसके लिए उन्होंने वो जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन करती है और 3 सदस्यीय समिति में जो है एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो सकता है या जेआई हो सकता है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई हो सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो कानून का जानकार हो, न्यायवादी हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी व्यक्ति हो सकते हैं। ये 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर जो है उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जब जांच किया जाता है इन तीनों सदस्यों के द्वारा, अगर दोषी पाया जाता है, अगर दोषी पाए जाने पर जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसमें उस सदन में, जिस सदन में आवेदन आया हुआ है, उस सदन में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए। जब यह विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होता है, तब इस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जो है उस न्यायाधीश को हटाने का आदेश दे सकता है। उसके साथ साथ यदि जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है अगर कदाचार यानी कि दुर्व्यवहार करता है, तब संसद में उपस्थित होने वाले और वोट डालने वाले जो सदस्य है उनके 2/3 बहुमत से जो है उसके विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायाधीश के पर महाभियोग लगाया जाता है, तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जाती है ताकि वो अपना पक्ष जो है वो रख सके। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को भी महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है एक सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, सलाहकार क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट जो है कहां तक सलाह दे सकता है, उसके क्या क्या क्षेत्र के अधिकार होते हैं, उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधेयक पर सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधेयक पर सलाह मांग सकता है। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो तकरार है या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो ये है वो चल रही है और ये महत्वपूर्ण हो सकता है अभी आगामी एग्जाम के लिए। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सलाह मांग सकता है या किसी भी विधिक
संबंधी जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। अब इसमें दो प्रकार की श्रेणी होती है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, यदि कोई सार्वजनिक महत्व के कोई मसला है जिस पर विधिक के रूप में प्रश्न उठ रहा है, तब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सदन मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर, दोनों श्रेणियों में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो है वो अच्छे से मांग सकता है। तो इसमें सबसे पहले बात है कि पहला, यदि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है 143 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है दो प्रकार के पावर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दोनों पावर मिलकर रखा हुआ है। अगर किसी विधिक के प्रश्न पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना मत भी दे सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सदन मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर अगर वो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तब सुप्रीम कोर्ट को अपना मत देना ही पड़ता है, इस पर वो इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है। तो आपको समझ में आ गया कि दो श्रेणी है जिसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। पहला वाले श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं है, लेकिन दूसरा वाले श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, उन्हें सलाह देना ही पड़ेगा। अब अभिलेखों का न्यायालय, देखो मैंने बताया था इसके पहले, जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है का जो निर्णय होता है, जो आदेश होता है, वो अभिलेखों का न्यायालय होता है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही फैसले सर्वकालिक अभिलेख का साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय कार्यवाही है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वो सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। अर्थात इसे किसी भी अदालत में, उसके निचली अदालत में जो है इस फैसले पर प्रश्नजनक चिन्ह नहीं उठाया जा सकता और विधिक संदर्भों की तरह इन्हें स्वीकार किया जाएगा। अर्थात उसके अकॉर्डिंग टू जो है निचली अदालतों को फैसला देना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास यदि इस फैसले के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का कोई केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकता है, उसको दंडित करने का अधिकार है। कैसे? उसे 6 वर्ष की जो है जेल हो सकती है या 2000 रुपए का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसके पश्चित अगर और केस मसला ज्यादा अधिक है तो दोनों जो है वो दिया जा सकता है, 6 वर्ष का सामान्य जेल और 2000 से अधिक दंड। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय को भी जो है ये पावर है कि अपने से निचले अदालत में अगर अपने न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई जाता है, जो फैसले के विरुद्ध जाता है, तो उसे दंडित और उसे जो है कैद यानी कि उसे जुर्माना भी लगा सके। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के प्रकार, तो सबसे पहले मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर किसी भी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली हो जाता है या फिर वो जो है जस्टिस करने में असमर्थ होते हैं या फिर वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो उस समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तब जो है एक मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। अर्थात जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य जो है अनुपस्थित हो या फिर कह सकते हैं पद रिक्त हो या दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो एक अन्य कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। दूसरा है तदर्थ न्यायाधीश। यदि किसी मसले पर, किसी विधेयक पर कोरम पूर्ति के समय यदि उस समय उपस्थित या न्यायाधीश की संख्या कम पड़ जा रही है, यानी कोरम पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए आपको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही वो जो है कार्य प्रारंभ करेगा। तीसरा है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि अभी सेवानिवृत्त हुए हुए न्यायाधीश को थोड़ा और कार्य कराना है, यदि न्यायाधीशों की संख्या कम है और उसको रहना जरूरी है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन न्यायाधीश को निवेदन कर सकता है कि जब तक न्यायाधीशों की संख्या जो है पूर्ण नहीं हो जाती या फिर जो है केस सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आप उस पद पर बने रहे, ऐसा वो निवेदन कर सकता है। जो रिटायरमेंट न्यायाधीश है वो जो है मानने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सलाह क्षेत्रीय अधिकार का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक के मामले पर या फिर किसी भी जो है अन्य मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसकी दो श्रेणियां होती है, एक सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, और दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सदन मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर। इसमें दो श्रेणियों में जो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की सलाह मांगने पर सलाह देगा या नहीं देगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मसला है सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह दे भी सकता है और सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दोनों पावर है। अब दूसरा जो है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर, ऐसी कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है, वो जो है इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह है जो है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, वो एक अभिलेख न्यायालयों के रूप में कार्य करता है, अर्थात वो ये स्वयं में एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिसको निचली स्तर पर जो है एक न्यायालय, एक लिखित जो है निर्णय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उससे परे कार्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही फैसले सार्वकालिक अभिलेखों व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाही है, जो फैसले हैं, वो सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, यानी कि सबूत के तौर पे रखे जाएंगे। इसमें किसी अदालत में प्रश्न जो है नहीं उठाया जा सकता, विधिक संदर्भों की तरह उन्हें स्वीकार किया जाएगा, अर्थात इस पर प्रश्न बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। अगर इस नियम के अंतर्गत या इस निर्णय के विरुद्ध कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उन्हें जो है अवमानना की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट जो है वो दंडित कर सकता है, 6 साल की सजा भी दे सकता है, या 2000 का अर्थदंड भी दे सकता है, या फिर दोनों दे सकता है। साथ ही साथ अपने से निचली स्तर पर जो दिए गए निर्णय है, जैसे हाई कोर्ट का निर्णय है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय है उसको तहसील अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा, ये पावर भी देके रखा हुआ है। अब भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रावधान के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। आइए उनको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद जो है 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 124 का ए जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 124 का बी आयोग के कार्यों के बारे में जानकारी देता है, और अनुच्छेद 124 का सी जो है वो संसद के कानून बनाने की शक्ति क्या क्या होती है इसके बारे में जानकारी देता है। तो अनुच्छेद 124 से ए से लेकर सी तक के बारे में डिटेल जानकारी देता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है इसके बारे में जानकारी मिलता है। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो सीजीआई का वेतन जो होता है 2.8 लाख प्लस सुविधा, और न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख
प्लस सुविधा, ये सभी जो है वेतन भारत के संचित निधि से मिलते हैं। अनुच्छेद 127 के तहत जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश वे होते हैं जो जब किसी कोरम पूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 जो है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। जब भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है का पद रिक्त हो या फिर जो है वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो, न्यायालय करने में सक्षम नहीं हो, ऐसे कंडीशन में जो है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन सार्वकालिक जो है वो न्यायालय के रूप में अर्थात सार्वकालिक जो है वो सबूत के रूप में अर्थात सार्वकालिक अभिलेख के रूप में वो हमेशा रहेगा। उसके निचली अदालत उन्हें जो है एक निर्णय के रूप में, डिसीजन के रूप में जो है अपना सकते हैं, उससे परे जाकर कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का आसन और अनुच्छेद 131 से लेकर 134 तक हाई कोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्रीय अधिकार है उसके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 131 हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 हाई कोर्ट के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्रीय अधिकार है उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 133 हाई कोर्ट के सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्रीय अधिकार है उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 134 हाई कोर्ट के आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या अपीली क्षेत्रीय अधिकार है इसके बारे में वर्णन है। अर्थात अनुच्छेद 131 से लेकर अनुच्छेद 134 तक हाई कोर्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के क्या अपीली क्षेत्रीय अधिकार है इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद जो है 137 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, उनकी समीक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं में अधिकार है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश की वो समीक्षा कर सके। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत जो है किसी विधिक मामलों में या अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से आज मैंने मंजिल गुरुकुल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा उपयोगी जानकारी इसके पहले भाग में दिया है। इसके दूसरे भाग में इसमें जो सारांश में मैंने जानकारी दिया है उस सब का डिटेल में जानकारी जो है अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के और कौन कौन से पावरफुल अधिकार होते हैं, वो कई मामलों में किस रूप में पेश होते हैं, इन सब की जानकारी जो है मंजिल गुरुकुल के अगले वीडियो में दिया जाएगा। मेरे मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक परीक्षा दिलाने वाले स्टूडेंट के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।